Now, the third definition of हाइपरबोला अगर हम डिराइव करना चाहते हैं तो हम उसको कोरिलेट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ। जैसा कि हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है वो इस हाइपरबोला को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा, राइट और लेफ्ट हैंड साइड ओपनिंग irrespective of the value of a and b। तो नाउ अगर इस पर कोई भी पॉइंट x, y है, ये उसी के पाथ को क्या कर रहा है, सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप फिर से यहां पे कह सकते हो कि y इस x, y यानी कि जो y रिप्रेजेंट कर रहा है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो x है वो बेसिकली इसका कॉन्जुगेट एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x को हम लोग लिख सकते हैं द थर्ड डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट P of x, y such that कि the perpendicular distance of P from x, y to the, पहले x है माइनस है क्योंकि इक्वल टू 1 है, the conjugate axis is divided by का होल स्क्वायर is the perpendicular distance of P of x, y to conjugate axis का होल स्क्वायर is equate with the semi is the transverse axis का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको कॉन्जुगेट एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर इस माइनस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P ऑफ x, y फ्रॉम कहां से, ट्रांसवर्स एक्सिस से होल स्क्वायर है ना, इस यहां पर सेमी is the conjugate axis का whole square is equal to the 1। ये आपकी जो थर्ड डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला होगी। तो इस x, y को जब भी आप भूल जाए तो x, ये डिफिनेशन कहां से लेके आए आप अपने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में जो x, y है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को कोरिलेट कर दिया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P ऑफ x, y फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस। आपको समझ में आया, x यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और इस तरह से हम लोग ने डिफिनेशन इसका बना लिया। ऐसा नहीं है कि आपका वर्टिकल या मतलब ये वाला हाइपरबोला है तो आपकी डिफिनेशन बदल जाएगी, यही सेम डिफिनेशन अभी भी रहेगी। आप देखो कि अगर ये आपके पास हाइपरबोला है तो ये इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये इसके लिए सिंपली कॉन्जुगेट एक्सिस है, और इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। आप ऐसे ना करके कि x, y अगर इस पे लेते हो तो ये आपको b को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाइपोथेटिकल a को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इसेंट्रिसिटी से आप निकाल सकते हो। x, y का सबसे पहले कॉन्जुगेट एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी कि आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे y स्क्वायर अपॉन इज सिंपली जब कॉन्जुगेट एक्सिस लिया तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो माइनस का मल्टीप्लाई करने पे अपने आप सेम इक्वेशन फ्रेम कर लेगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ हाइपरबोला ये डिफिनेशन उस हाइपरबोला के लिए या ये कंस्ट्रेंट हमेशा किसी भी हाइपरबोला के लिए इज एप्लीकेबल रहेगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये आपका सिंपली इज द थर्ड डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया। अंडरस्टैंड यहां तक? और बीच में चूंकि माइनस है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा कि पहले आपको कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस का लिखना है और फिर माइनस से इज द ट्रांसवर्स एक्सिस से डिस्टेंस वाली बात लिखनी है। नाउ द पैरामेट्रिक फॉर्म, the parametric form of
hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। तो पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि कोई भी एक x और y किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में जो कि इस कांस्टेंट को हमेशा क्या करे, सेटिस्फाइड करे, तो उसमें से वन ऑफ द फॉर्मेट जो कि एज पर स्टैंडर्ड हम लोग अगर कंसीडर करें कि x की जो वैल्यू है वो हम कंसीडर कर सकते हैं a का sec थीटा एंड y की जो वैल्यू है b का सिंपली tan थीटा। यानी कि आप देखो इरेस्पेक्टिव ऑफ थीटा ये इस कर्व को हमेशा ये पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व इज कंसीडर्ड टू बी a का sec थीटा कॉमा b का सिंपली tan थीटा। और जब आप इस फॉर्मेट में इसको कंसीडर करते हो तो वेयर द थीटा इज सेट टू बी, वेयर द थीटा इज सिंपली सेट टू बी, क्या बोलते हो उसको, सिंपली इज अ पैरामेट्रिक एंगल, सॉरी इंसेंट्रिक एंगल बोलते हैं इन जनरल। इंसेंट्रिक एंगल यहां पे हम लोग नाम देते हैं। तो जब भी हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर हाइपरबोला पे a का sec थीटा कॉमा b का tan थीटा कंसीडर करते हैं तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या कहलाता है, इज a का sec थीटा कॉमा b का tan थीटा। और ऐसा कंसीडर करने पे जो थीटा है वो आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या कहलाएगा, इंसेंट्रिक एंगल। नाउ अगर अपन बात करें कि ये इंसेंट्रिक एंगल इस फिगर में कौन सा है, थीटा, अगर जब आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट a का sec थीटा कॉमा b का tan थीटा कंसीडर करते हो तो थीटा बेसिकली एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट a का सिंपली sec थीटा और b का tan थीटा कंसीडर जब करते हो तो ऐसा नहीं है कि ये थीटा ओपी का इंक्लाइनेशन है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, ये ओपी का इंक्लाइनेशन नहीं है, क्योंकि अगर ओपी का इंक्लाइनेशन होता तो ओपी का स्लोप tan थीटा आता और 0,0 इसको मिलाने वाली लाइन में b और a नहीं मरेगा, तो इसका इज अ रेशियो tan थीटा नहीं है, इसलिए ये इज अ थीटा यहाँ पर ये जो इंसेंट्रिक एंगल है वो ओपी का इंक्लाइनेशन नहीं है। नाउ अब है क्या ये देखा जाए तो सबसे पहले आप ऐसे समझो कि इस तरह से ये इस हाइपरबोला का क्या है, सिंपली ऑक्सिलरी सर्कल है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये केवल मैं बताने के लिए ही बता रहा हूं कि आप गलत एंगल ना कंसीडर करो, लेकिन इस एंगल को कंसीडर करके ज्योमेट्रिकली हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कभी कोशिश ना करें। सिंपली अगर मेरे पास इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट a का sec थीटा कॉमा b का tan थीटा है तो उस पॉइंट से उसकी सिंपल यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो और ट्रांसवर्स एक्सिस से उस सर्कल पे एक क्या डालो, टेंजेंट, है ना। क्या डालना है आपको, सिंपली टेंजेंट डालना है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा उसका ये पॉइंट Q इज कॉल्ड, जैसे आप एलिप्स में कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट डिफाइन करते थे वैसे ही ये Q इज कॉल्ड द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ P कहलाता है। और ये कैसे आपको मिलता है बच्चे, a के sec थीटा कॉमा b के tan थीटा किसी भी पॉइंट से उस पे परपेंडिकुलर डालते हो और इस सर्कल पर इस तरह से टेंजेंट कंसीडर करते हो तो OQ का ये जो इंक्लाइनेशन है वो बेसिकली इस फिगर में थीटा कहलाता है। आप समझ सकते हो कि कैसे, देखो अगर ये थीटा है तो ये ऑब्वियस है a है, तो इस कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पर इज a का cos थीटा कॉमा a का sin थीटा आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्योंकि ये a है और ये 90 डिग्री है तो ये a का sec थीटा हो गया, a का sec थीटा, तो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर a का sec थीटा हो गया और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपका सिंपली a का sec थीटा पुट कर दो तो y की वैल्यू आप देखो प्लस माइनस, तो ऊपर आपको b का tan थीटा मिल जाएगा। तो द corresponding point of the corresponding point of P of A sec theta comma B tan theta
on auxiliary circle is considered to be a का cos थीटा कॉमा a का simply sin थीटा। ये स्टेटमेंट याद रखना है कि a का sec थीटा कॉमा b के tan थीटा से परपेंडिकुलर डाला और ये इस तरह से टेंजेंशियली ये पॉइंट आपका a और थीटा, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द किस पे कहलाएगा, इस द ऑक्सिलरी सर्कल पे। जब भी बात होगी तो हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे, अंडरस्टैंड। और थीटा बेसिकली फिगर में ये है, क्योंकि ये थीटा ये a, तो ये a का sec थीटा, x कोऑर्डिनेट a का sec थीटा, तो y कोऑर्डिनेट। नाउ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि a का sec थीटा कॉमा b का tan थीटा में अगर तुम थीटा 0 से लेकर पाई बाय 2 कंसिडर करोगे तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब आप थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से इस पाई कंसिडर करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि इस पाई बाय 2 से पाई के लिए ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो इस केस में इस थीटा इंसेंट्रिक एंगल पाई बाय 2 से लेकर पाई के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो आपका सिंपली थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से आएगा। जब आप पाई से 3 पाई बाय 2 लोगे तो उसमें आपका tan थीटा पॉजिटिव और sec थीटा निगेटिव, तो उस केस में ये जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। ये बात समझे इंसेंट्रिक एंगल के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे सिंपली वेरी करेगा। तो सिंपली इस तरीके से ये वेरी करेगा यहाँ पर, अंडरस्टैंड। तो आप कह सकते हो कि जब अगर करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यों दिखाने की बात हो रही है कि जब मेरा पॉइंट इस इलिप्स पर, जब मेरा पॉइंट इस, ये करस्पॉन्डिंग आपका ऑक्सिलरी सर्कल है यहाँ पे, जब मेरा पॉइंट P इस ब्रांच ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम किस तरह से इसका इंसेंट्रिक एंगल थीटा प्लॉट करेंगे या करस्पॉन्डिंग पॉइंट P। उसके लिए फिर से मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या डाल दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। और इस बार मेरे को टेंजेंट ऐसे की जगह पर इस तरीके से जब मैं कंसिडर करूंगा तब आप देख सकते हो कि ये सर्कल का पैरामेट्रिक एंगल जो है वो इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और P आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जब आप पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करोगे तो इस पे ट्रांसवर्स एक्सिस पे फुट डालोगे और उससे इस साइड में आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। तो इस टाइप से ये चीजें हमें पिक्चर में इसे याद रखनी है। या याद इसलिए मतलब कि वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस अगर आपको इंसेंट्रिक एंगल कहीं पे प्लॉट करने की जरूरत पड़ी गई तब की बात है कि क्यों आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ P ऑन इस ऑक्सिलरी सर्कल अगर लेना है तो आप सही से प्लॉट कर सको, इसलिए ये बताया जा रहा है। क्लियर सबको। और पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि वो जो भी पैरामीटर जिसको रिमूव करने पे कर्व आपकी एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर जाए वो उस कर्व का क्या कहलाएगा, इस हाइपरबोला का सिंपल पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ पे कहलाएगा। अंडरस्टैंड सभी को पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला यहां तक बच्चे। आगे द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ना, कि आपके पास दो पॉइंट है जिनके इंसेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा है। जैसा कि इलिप्स में अपन ने कहा था कि अल्फा और बीटा इंसेंट्रिक एंगल को मिलाने वाली लाइन की जो इक्वेशन थी x अपॉन a का cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b साइन का अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। वही सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ सिंपली कॉर्ड joining the 2 point P of alpha and Q of beta of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. So the equation of chord joining the 2 point P of alpha and Q of beta
ऑफ हाइपरबोला लिखना था, ऑफ हाइपरबोला ऑफ सिंपल हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस हाइपरबोला पे अगर दो पॉइंट है जिनके आपको इंसेंट्रिक एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, P ऑफ अल्फा एंड Q ऑफ बीटा, तो P ऑफ अल्फा कहने का मतलब आपके पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, सिंपली उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया A का सेक अल्फा कॉमा B का tan अल्फा इज Q ऑफ बीटा। अगर मैंने बोला पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो उसका इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेट A का सिंपली सेक ऑफ बीटा कॉमा इज B का tan ऑफ बीटा। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन हम लिखना चाहेंगे, तो वो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 b का tan अल्फा डिवाइडेड बाई x माइनस a का sec अल्फा इज इक्वल टू द y2 माइनस y1 यानी कि d इंटू द tan बीटा माइनस का tan अल्फा इज होल डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई sec ऑफ बीटा माइनस sec ऑफ अल्फा। इसको आप साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन बाई कॉस लिख सकते हो, तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और सिंप्लीफाइड अगर इस रेशियो को आप करते हो तो आपके पास ये रेशियो हो जाएगा b ओवर साइन बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई इज अ माइनस का इज अ 2 साइन ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन ओवर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 द कॉस c माइनस कॉस d। फिर आपने यहां पर माइनस कॉमन निकाल के अल्फा माइनस बीटा कर दिया और इसमें भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, तो ये माइनस आपका मर गया इज अ 2 साइन ओवर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ओवर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज डिवाइडेड बाई इज अ 2a इंटू साइन ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, साइन ओवर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो 2 से 2 मर गया, इस तरीके से आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास y माइनस बी का tan अल्फा होल डिवाइडेड बाई एक्स ए इंटू सेक अल्फा इज इक्वेट विथ इज अ कौन मरा, साइन साइन मरा, ऊपर आपको कॉस का अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई साइन का अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ये मिलेगा। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हो कि x अपॉन ए का कॉस ऑफ एंगल अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ध्यान रखना अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई अपॉन बी इंटू साइन ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वेट विथ कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से ये उस कॉर्ड का इक्वेशन हो गया जो कि हमें इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपको रिजल्ट आएगा जो कि आपको याद रखना है। तो क्या रिजल्ट है, x अपॉन ए का कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई अपॉन बी का साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining the 2 point P of alpha and Q of beta of the hyperbola के लिए आप इस तरीके से यहाँ पर सिंपली प्रोसीड कर सकते हो और इस तरीके को इस लाइन को हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी लाइन लोकस या कैसे भी प्रॉब्लम में ऐसी बात हो रही है
तो इस बात को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से। उसके बाद आता है द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, the two hyperbola are said to be conjugate of each other if their transverse axis and conjugate axis are interchanged with length. The two hyperbola are said to be the conjugate hyperbola. The two hyperbola are said to be conjugate hyperbola if their conjugate axis and the transverse axis are interchanged with length. मतलब with length कहने का मतलब जिस सेगमेंट, जो सेगमेंट आपका ट्रांसवर्स एक्सिस था वो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाए, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस था वो आपका यहाँ पर क्या हो जाए, इस ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाए वो सेगमेंट। तो आप कहते हो कि वो दोनों हाइपरबोला आर द क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ऐसे दो हाइपरबोला की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही सपोज कर लेते हैं। अगर हम एक हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लें, तो इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो उसके लिए आप यहां पर क्या काम करोगे कि इस हाइपरबोला की इज अ पार्ट ऑफ द या पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको हम लोग ये ट्रांसवर्स एक्सिस ये पूरा है लेकिन इज इनफैक्ट ये इज लेंथ ऑफ के साथ शिफ्ट हो जाए, और ये आपका यहाँ पे कोई भी एक पोर्शन इज बी है, जो कि अगर इसका इंसेंट्रिसिटी इवन है, अगर इस हाइपरबोला का इंसेंट्रिसिटी इवन है तो इवन की वैल्यू अंडर रूट ओवर 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो b का वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे b दे रखा है, या E1 कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक नया हाइपरबोला जिसके लिए आप कह सकते हो कि ये जो पार्ट b था वो आपका इस ये पोर्शन आपका ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाए, तो वो इस तरीके से आप जाएगा हाइपरबोला। और इस डॉटेड हाइपरबोला की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसका इक्वेशन इसका ट्रांसवर्स सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू ए बी हो जाए और कॉन्जुगेट एक्सिस की वैल्यू ए हो जाए, और वो इस तरह से वर्टिकल हो जाए। तो दिस हाइपरबोला एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल ए और बी को इंटरचेंज कर दोगे तो वो वर्टिकल हो जाएगा। आपको एक ऐसा हाइपरबोला करना है जिसका y इंटरसेप्ट b आ जाए और x इंटरसेप्ट इमेजिनरी a आ जाए। तो वो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जिसकी इंसेंट्रिसिटी अगर सपोज E2 है, जिसकी इंसेंट्रिसिटी अगर E2 है, इस कॉन्जुगेट R, सबसे पहले R इज अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये दोनों इज एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाएंगे। तो अगर इसकी इंसेंट्रिसिटी E2 है तो E2 इज इक्वल टू आपके पास कितना होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। हमेशा ऐसा ही होगा इवन और E2 के केस में। तो अगर ये इज अ इलिप्स शिफ्ट भी हाइपरबोला शिफ्ट भी हो जाए तो उसकी इक्वेशंस को फर्क पड़ेगा। E1 और E2 की अगर हम बात करें तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो 1 को घटा दिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इधर भी 1 हो जाएगा। तो E1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू
e2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। मतलब मैं e1 और e2 में रिलेशन बता रहा हूं। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे और सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन e1 स्क्वायर 1 अपॉन e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो इसका मतलब if e1 and e2 are the eccentricity of the two conjugate hyperbola, if e1 and e2 are the eccentricity of the two conjugate hyperbola, then the 1 upon e1 square plus 1 upon e2 square की वैल्यू ऑलवेज भी आपकी किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। 1 upon e1 का स्क्वायर प्लस 1 upon e2 का स्क्वायर इज ऑलवेज भी इक्वल टू द किसके होगा? 1 के इक्वल होगा। तो द टू हाइपरबोला आर सिंपली सेड टू बी द कॉन्जुगेट हाइपरबोला अगर आप इस तरीके से उसके बारे में बोलते हो। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? तो 1 अपॉन e1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e2 स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। सिंपल सी बात है। तो अभी तक अपन ने कहा कि आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला या तो इस फॉर्म में होगी y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जिसके बारे में आपको एग्जामिनर इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। उसकी अगर हम बात करें तो ये दो हाइपरबोला होगा जिसका फिगर प्लॉट करते हुए हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसकी इसेंट्रिसिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इसके लिए ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसके अलावा इसके शिफ्टेड वर्जन होंगे, आइदर दिस होगा या उसमें एक्स वाई वाला कोफिशिएंट नहीं होगा जिसमें हम x और y को कोफिशिएंट को कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर अगर करेंगे तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दूसरा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज अ माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो आइदर या तो इस फॉर्म में होगा या तो उसी का शिफ्टेड फॉर्म होगा और शिफ्टेड फॉर्म को प्लॉट करते हुए उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन सिंपली निकाल सकते हैं। या आपके पास टिल्टेड हाइपरबोला होगा, टिल्टेड मतलब जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस के इज पैरेलल नहीं होगी। उसकी इक्वेशन आपको इज 3 फॉर्म में इज एग्जामिनर जनरली गिवन होगा। PS इज इक्वल टू द PN के बराबर, जहां पर E की वैल्यू 1 से सिंपली बड़ी होगी। तो इस तरह से एक डिस्टेंस फॉर्मूला एक पॉइंट के साथ और उधर लाइन के साथ और एक मल्टीप्लाई फैक्टर होगा और जो कि मल्टीप्लाई फैक्टर 1 से बड़ा होगा। तो ये एक इंक्लाइंड इज हाइपरबोला देने का तरीका होगा। या दूसरा तरीका होगा कि PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू द 2a डिफरेंस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट 2a होगा, है ना। और यहाँ पर या एक कांस्टेंट k होगा जहां पर k की जो वैल्यू है वो S1 S2 से छोटी होगी। सिंपल सी बात है, ऐसा ये होगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा और साथ में वो फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन पे लाई नहीं भी कर रहा होगा। ठीक है ना बच्चे। तो एक ये होगा और एक होगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P of x comma y from is a simple conjugate axis का whole square divided by is a semi is a transverse axis का whole square पहले minus the perpendicular distance of P of x comma y जो कि उस हाइपरबोला पे है from is a कहां से transverse axis से whole square divided by is a semi conjugate axis का whole square is equal to 1, ये फॉर्मेट होगा। तो इंक्लाइंड हाइपरबोला के लिए इस तरीके के आपको फॉर्मेट यहाँ पर सिंपली गिवन होंगे। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से। उसके अलावा अगर आपको इस सेंटर ओरिजिन रखते हुए इंक्लाइंड हाइपरबोला है तो उसका इक्वेशन फिर से ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर
एक कांस्टेंट होगा जहां पे कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू द जीरो एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी सिंपली ग्रेटर देन जीरो आपको होगा। और उसके लिए आप क्या काम करोगे, इस एक्स को एक बार आर का कॉस थीटा, ये थीटा आपका इंसेंट्रिक एंगल नहीं है, ये आपका सिंपल पोलर फॉर्म है, और y इज इक्वल टू आर का साइन थीटा इस तरह से पुट कर दोगे, और आर स्क्वायर में आपके पास c डिवाइडेड बाई a का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2h का साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, और प्लस इज बी का साइन स्क्वायर थीटा। और आप आर मिनिमम की बात करोगे, और आर मिनिमम आपका इज इक्वल टू द आर मिनिमम आपका सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग थीटा उसकी लाइन के इंक्लाइनेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। और कॉन्जुगेट एक्सिस तो आपको पता है कि इंफिनिटी पे हो जाएगा, और आर मैक्सिमम आपका इंफिनिटी चला जाएगा। बात समझ आ रहा है, क्योंकि ये एक अनबाउंडेड फंक्शन होगा, आप देखोगे हमेशा, अंडरस्टैंड। तो आर मिनिमम से आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से।